नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, नेपाल की राजनीति में पिछले कुछ महीनों में जो बदलाव हुआ है उसने पूरे साउथ एशिया को चौंका दिया है। 35 वर्षीय रैपर, इंजीनियर और सिस्टम विरोधी चेहरे के रूप में उभरे बालेन शाह को नेपाल की युवा पीढ़ी ने बदलाव और उम्मीद के प्रतीक के रूप में चुना था। लोगों को लगा था कि अब नेपाल में पुरानी भ्रष्ट राजनीति खत्म होगी, नई जनरेशन सिस्टम को बदल देगी और नेपाल एक नए राजनीतिक दौर में प्रवेश करेगा। लेकिन सत्ता में आने के सिर्फ 2 महीने के बाद ही बालेन शाह सरकार लगातार विवादों में घिरती नजर आ रही। देश के अंदर विरोध बढ़ रहा है, युवा समर्थकों में निराशा दिख रही और विपक्ष अब खुलकर हमला बोलने लगा। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बालेन शाह भी पुराने नेताओं जैसे हो गए हैं? क्या जनजी रिवॉल्यूशन की उम्मीदें टूट रही हैं? क्या नेपाल फिर राजनीतिक अस्थिरता की तरफ बढ़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर भारत नेपाल संबंधों, चीन की रणनीति और पूरे हिमालय जियोपॉलिटिक्स पर क्या पड़ेगा? आज के इस पूरे वीडियो में हम नेपाल की मौजूदा राजनीति का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल एनालाइज करेंगे। साथ ही समझेंगे कि आखिर क्यों नेपाल की आंतरिक राजनीति अब साउथ एशिया की बड़ी स्ट्रेटेजिक स्टोरी बनती जा रही है। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है उस समय पर मिल सके। वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, अपने विचारों को जो है वो आप जरूर कमेंट के माध्यम से हम तक दीजिएगा और वीडियो देखने के साथ ही जो है चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा। फिर इत्मीनान से अंत तक बैठ के पूरे वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और फिर अपने विचार आप दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और आज का टॉपिक है नेपाल में 2 महीने में ही क्यों फीकी पड़ी पीएम बालेन शाह की चमक, चौतरफा विरोध का कारण जो है वो क्या है। इसके लिए जो समाचार पत्र हमने लिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया है और इन फोकस है। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है बालेन शाह 2 मंथ रिपोर्ट कार्ड, वाई नेपाल जेनजी हीरो इज अंडर फायर ऑलरेडी। इन फोकस लिखता है वाई नेपाल जेनजी होप प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह इज लूजिंग हिज साइन। तो साथियों, बालेन शाह नेपाल की नई पीढ़ी की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा बनकर उभरे। वे सिर्फ एक पारंपरिक राजनेता नहीं थे, वो एक रैपर रहे, सिस्टम विरोधी रहे और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर बोले। और उन्होंने युवाओं के गुस्से और निराशा को राजनीतिक शक्ति में जो है वो बदल दिया। नेपाल की जनता लंबे समय से कई समस्याओं से परेशान थी, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, भाई भतीजावाद की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, कमजोर शासन व्यवस्था की बात हो और पुराने राजनीतिक दलों की आपसी सत्ता की राजनीति की बात हो। लोगों को लगता था कि पारंपरिक पार्टियां सिर्फ सत्ता बचाने में लगी हैं, जबकि देश आर्थिक और राजनीतिक संकटों से जूझ रहा है। खासतौर पर नेपाल की युवा पीढ़ी बेहद निराश थी। बड़ी संख्या में युवा रोजगार के लिए विदेश जा रहे थे। देश के अंदर सिस्टम चेंज की मांग लगातार बढ़ रही थी और इसी माहौल में नेपाल में एक तरफ जेनजी पॉलिटिकल मूवमेंट जो है उभरना शुरू हुआ। सोशल मीडिया, स्ट्रीट कैंपेन और एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के जरिए बालेन शाह युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय होते गए। उन्होंने खुद को एक ऐसा नेता के रूप में पेश किया जो पुरानी राजनीति को तोड़कर नया नेपाल बनाएगा। यह धारणा नेपाल के युवाओं के बीच में आ चुकी थी। यही वजह थी कि बहुत कम समय में वे नेपाल की राजनीति के सबसे बड़ा युवा चेहरा बन गए थे। सत्ता में आने के बाद बालेन शाह ने खुद को सिर्फ एक प्रोटेस्ट लीडर नहीं बल्कि एक रिफॉर्मिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पेश करने की कोशिश की। उन्होंने जो है वो नेपाल के लिए एक बड़ा 100 पॉइंट रिफॉर्म एजेंडा भी लॉन्च किया। सरकार का दावा था कि यह एजेंडा नेपाल की राजनीति, अर्थव्यवस्था, गवर्नेंस सिस्टम को पूरी तरह से बदल देगा। इस रिफॉर्म प्लान में कई बड़े वादे शामिल थे, जैसे कि प्रशासनिक सुधार के बारे में बात की गई थी कि मंत्रालयों का आकार जो है वो हम घटा देंगे, फालतू सरकारी बोर्ड और संस्थाओं को हम खत्म कर देंगे, सरकारी खर्च को हम कम कर देंगे, ब्यूरोक्रेसी को अधिक एफिशिएंट बना देंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की भी बातें की गई थी कि विदेशी निवेश को हम अपने यहाँ बढ़ाएंगे, डिजिटल सर्विस और ई गवर्नेंस को मजबूत करेंगे, नेपाल को एनर्जी एक्सपोर्ट हब बनाएंगे और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे। गवर्नेंस रिफॉर्म की बात की गई थी। कहा गया था कि सरकारी कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप कम होगा, सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जाएगा, डिसीजन मेकिंग को तेज और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में भी बात की गई थी कि वर्षों से रुकी हुई कमजोर परियोजनाओं को रिवाइव किया जाएगा, भ्रष्टाचार को कम किया जाएगा, सरकारी संस्थाओं की अकाउंटेबिलिटी को जो है वो बढ़ाया जाएगा। शुरुआत में युवाओं और अर्बन मिडिल क्लास ने इस रिफॉर्म्स का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर बालेन शाह को नेपाल न्यू होप जो है वो कहा जाने लगा। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि रिफॉर्म करना आसान लगता है, लेकिन नेपाल जैसे राजनीतिक रूप से अस्थिर देश में सिस्टम को बदलना बेहद कठिन होता है। और यही से बालेन शाह की मुश्किलें जो है वो शुरू हो गई।
2 महीने में ही सरकार विवादों में घिर गई। शुरुआत में बालेन शाह को नेपाल की राजनीति में बदलाव का जो प्रतीक माना जा रहा था, लेकिन सत्ता संभालने के सिर्फ 2 महीने में ही उनकी सरकार के ऊपर लगातार जो है एक के बाद एक विवाद जो है वो बढ़ते गए। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या बालेन शाह ग्राउंड रियलिटी को समझने में असफल हो रहे हैं, या फिर नेपाल का पुराना राजनीतिक सिस्टम उन्हें काम नहीं करने दे रहा है। आइए एक एक करके हम पूरी बातों को समझते हैं। ना बालेन शाह आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सबसे पहले मंत्रियों के इस्तीफे जो हैं वो इनके खिलाफ शुरू हो। सरकार बनने के कुछ ही समय बाद कई बड़े राजनीतिक झटके जो है वो बालिन शाह को लगने लगे। श्रम मंत्री दीपक कुमार शाह को हटाना पड़ा और गृह मंत्री सुदान गुरंग को जो है इस्तीफा देना पड़ा। और इन घटनाओं ने सरकार की स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दोनों के ऊपर सवाल खड़ा कर दिए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार के अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी है और डिसीजन मेकिंग बेहद कमजोर है। युवाओं के बीच यह भी संदेश गया कि नई राजनीति भी पुरानी अस्थिर राजनीति जैसे दिखने लगी। बुलडोजर पॉलिटिक्स शुरू हुआ और सबसे बड़ा बुलडोजर पॉलिटिक्स जो है वही विवाद का कारण बना। सरकार के ऊपर यह आरोप लगा कि कई लोगों के घर बुलडोजर से तोड़े गए। प्रशासन ने अत्यधिक कठोर कार्यवाही की, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को निशाना बनाया गया और सरकार का तर्क यह था कि यह इलीगल एंक्रोचमेंट हटाने की कार्यवाही थे। लेकिन विपक्ष और स्थानीय लोगों ने इसे इनसेंसिटिव गवर्नेंस जो है वो बताया। नेपाल जैसे देश में जहां बड़ी आबादी आर्थिक रूप से कमजोर है, वहां यह मुद्दा जल्द ही इमोशनल और पॉलिटिकल इशू बन गया। सोशल मीडिया पर भी सरकार को भारी आलोचना झेलना पड़ा। बॉर्डर और कस्टम इश्यू को लेकर भी सरकार को बहुत झेलना पड़ा। भारत और नेपाल सीमा से जुड़े मुद्दे ने सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया। भारत और नेपाल के बीच जो ओपन बाउंड्री है, साउथ एशिया की सबसे यूनिक बॉर्डर सिस्टम में से एक मानी जाती है। लेकिन हाल के महीनों में कस्टम जांच सख्त किया गया, लोगों को परेशान करने के आरोप लगे, सीमावर्ती व्यापार प्रभावित हुए। नेपाल के तराई क्षेत्रों में इसका विरोध हुआ और कई व्यापारी और स्थानीय लोगों का कहना यह था कि नई नीतियों से रोजमर्रा का व्यापार और आवाजाही जो है वो प्रभावित हो रही है। यह मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि भारत नेपाल सीमा सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्तों की भी आधारशिला है। सरकार के ऊपर यह आरोप लगा कि वह लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। विपक्ष ने तो यह भी कह दिया कि संसद को दरकिनार करके अध्यादेश का अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है और इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस को जो है कमजोर किया जा रहा है। साथियों, आलोचक तो ये भी कहने लगे कि अगर कोई सरकार बार बार ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि अध्यादेश ला रही है, तो इससे लोकतांत्रिक चेक एंड बैलेंस कमजोर हो जाता है। और यहीं से नेपाल में बहस शुरू हो गई कि क्या बालेन शाह वास्तव में सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते हैं या धीरे धीरे सत्ता को अपने हाथ में लेकर सत्ता को केंद्रीकृत कर रहे हैं। साथियों, बालेन शाह की सरकार की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सिर्फ विपक्ष नहीं है। बालेन शाह सरकार की सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का संकट। नेपाल की युवा पीढ़ी ने बालेन शाह को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि नेपाल न्यू होप के रूप में देखा था। बहुत ज्यादा उम्मीद पाल ली थी और धरातल पर वो उम्मीद दिख नहीं रही थी। नेपाल के लोगों को लगा कि अब बालिन शाह आएंगे तो एक ही रात में जो है भ्रष्टाचार तेजी से खत्म हो जाएगा, सरकारी सिस्टम बदल जाएगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे, पुरानी राजनीति कमजोर पड़ जाएंगी और नेपाल एक मॉडर्न रिफॉर्म साइज का जो है वह नेपाल बन जाए। लेकिन सत्ता में आने के बाद जमीनी हकीकत तो बिल्कुल अलग निकली। नेपाल की अर्थव्यवस्था में दबाव था, सरकारी संस्थाएं कमजोर थी, ब्यूरोक्रेसी बेहद जटिल थी और राजनीतिक सिस्टम जो है वो अंदर से फ्रेगमेंटेड था। ऐसे में बड़े बदलाव लाना उतना आसान नहीं था जितना बाहर से जो है वो चिल्लाया जा रहा था। यानी कि जितना चुनावी भाषणों में सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा था कि हम आएंगे तो जग बदलेगा, हम आएंगे तो नेपाल बदलेगा। युवाओं के अंदर अब धीरे धीरे इसी बात को लेकर निराशा जो बढ़ने लगी है और अब तो कई लोग सवाल पूछने लगे हैं कि क्या बालेन शाह ने लोगों को जरूरत से ज्यादा वादा कर दिया है या सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी को गवर्नेंस समझ लिया गया है। क्या एंटी सिस्टम पॉलिटिक्स और सिस्टम चलाने में जो है ये असफल हो रहा है। दरअसल यही समस्या दुनिया के कई देशों में देखने को मिलती है। साथियों, जब कोई युवा या एंटी एस्टेब्लिशमेंट नेता बहुत बड़े बदलाव का वादा करके सत्ता में आता है तो जनता तुरंत परिणाम चाहने लगती है। लेकिन वास्तविक गवर्नेंस में संस्थागत बाधाएं होती हैं, राजनीतिक समझौते करने पड़ते हैं, आर्थिक सीमाएं होती हैं और बदलाव में समय लगता है। नेपाल में अब यही टकराव दिख रहा है। रिवॉल्यूशनरी एक्सेप्टेशन एक्सपेक्टेशन और स्लो एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी, यानी कि एक क्रांतिकारी जो उम्मीद थी अब धरातल पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी दिख रही है। और यही बालेन सरकार के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा जो है वो बनता जा रहा है। असल में नेपाल की समस्या सिर्फ नेता बदलने से हल नहीं होती। नेपाल कई गहरी स्थायी चुनौतियों से जूझ रहा है जो दशकों से उसकी राजनीति, अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था को प्रभावित करती है। और यही कारण है कि कोई भी नई सरकार आते ही
बड़े वादे तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव लाना बेहद कठिन हो जाता है। साथियों, नेपाल लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। यहाँ सरकारें अक्सर जल्दी बदल दी जाती है, गठबंधन टूट जाते हैं, दल बदल और सत्ता संघर्ष लगातार चलते रहते हैं, और इसका सबसे बड़ा असर शासन व्यवस्था के ऊपर पड़ता है। नीतियां लगातार बदलती रहती हैं, परियोजनाएं अधूरी रह जाती हैं और प्रशासनिक निरंतर कमजोर होती है। ऐसे माहौल में दीर्घकालिक सुधार लागू करना बेहद मुश्किल हो जाता है। नेपाल की अर्थव्यवस्था अभी भी काफी कमजोर मानी जाती है। देश की बड़ी आबादी रोजगार के लिए विदेशों के ऊपर निर्भर है। नेपाल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा विदेश में काम करने वाले नेपाली नागरिकों के द्वारा भेजी गई धनराशि यानी कि रेमिटेंस के ऊपर आधारित है। इसके अलावा उद्योग सीमित हैं, उत्पादन क्षमता काफी कम है, निजी निवेश पर्याप्त नहीं है और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। युवाओं में बड़े पैमाने पर विदेश जाना और नेपाल की सामाजिक और आर्थिक चुनौती दोनों के रूप में यह बन चुकी है। नेपाल भौगोलिक और आर्थिक रूप से दो बड़ी शक्तियों के बीच में निर्भर है। एक तरफ उसको इंडिया दिख रहा है और दूसरी तरफ उसको चाइना दिख रहा है। नेपाल का व्यापार ऊर्जा, ईंधन और रोजमर्रा की आपूर्ति काफी हद तक जो है भारत से जुड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, रणनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश जो है वो चाइना कर रहा है और इस वजह से नेपाल को हमेशा संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। अगर नेपाल किसी एक देश के ज्यादा करीब आएगा तो दूसरा पक्ष जो है वो संवेदनशील हो जाएगा। यही कारण है कि नेपाल की विदेश नीति अक्सर दबाव और संतुलन की राजनीति में फंसी है। साथियों, सन 2015 संविधान के निर्माण के बाद नेपाल ने संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई, लेकिन आज भी पूरे देश में अगर हम बात करें तो पूरी तरह से संघीय प्रणाली विकसित नहीं हो पाई है। केंद्र और प्रांतों के बीच अधिकारों को लेकर विवाद बने रहते हैं। स्थानीय प्रशासन कई जगहों पे कमजोर है और संस्थागत समन्वय अभी भी पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाया। यानी नेपाल अब भी पॉलिटिकल ट्रांजिशन से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया और यही कारण है कि केवल नया चेहरा या नई सरकार नेपाल की गहरी संरचनात्मक समस्याओं को तुरंत हल नहीं कर सकती। अब यह मुद्दा सिर्फ नेपाल की आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं है साथियों, यह पूरे साउथ एशिया की भू राजनीति और हिमालय रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। नेपाल आज केवल एक छोटा हिमालय देश नहीं, बल्कि भारत और चीन के बीच एक अत्यंत संवेदनशील स्ट्रेटेजिक स्पेस बन चुका है। इसलिए नेपाल की राजनीति, स्थिरता, विदेश नीति और सत्ता परिवर्तन पर पूरे क्षेत्र की जो है नजर रहती है। अगर भारत के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो साथियों, भारत के लिए रणनीतिक सुरक्षा का क्षेत्र जो है वो नेपाल है। हिमालय सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नेपाल है। सांस्कृतिक और धार्मिक साझेदार नेपाल है। खुली सीमा वाला विशेष सहयोगी देश नेपाल है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा दुनिया के सबसे अनोखी सीमाओं में से एक मानी जाती है। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध, पारिवारिक रिश्ते, धार्मिक संपर्क और आर्थिक निर्भरता भी जुड़ी हुई। ऐसे में यदि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो भारत की सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ जाएंगी, विशेषकर सीमा सुरक्षा, अवैध गतिविधियां, बाहरी शक्तियों का प्रभाव और चीन की बढ़ती मौजूदगी। भारत इन सभी पहलुओं को लेकर काफी ज्यादा संवेदनशील रहता है। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना पिछले कुछ वर्षों से लगातार नेपाल में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हिमालय रणनीतिक गलियारों की बात हो, चाहे साउथ एशियन एसेस पॉइंट के रूप में अगर देखें तो चाइना नेपाल को देखता है और यही कारण है कि बीआरआई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश हो, राजनीतिक संपर्क हो या रणनीतिक कनेक्टिविटी की बात हो, चीन की कोशिश हमेशा यही है कि नेपाल धीरे धीरे भारत पर अपनी निर्भरता को कम करे और बीजिंग के साथ काठमांडू जो है रणनीतिक सहयोग बढ़ाए। यदि नेपाल की राजनीति में भारत विरोधी राष्ट्रवाद बढ़ता है तो इसका सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ बीजिंग यानी कि चाइना को होता है। साथियों, आज हिमालय सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र नहीं रहा, यह एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जोन बन चुका है। एक तरफ भारत जो कि सुरक्षा, कनेक्टिविटी, रीजनल स्टेबिलिटी को ध्यान दे रहा है, तो दूसरी तरफ चीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फ्लुएंस और स्ट्रेटेजिक एसेस बढ़ाने की बात कर रहा है। और इन दोनों शक्तियों के बीच में नेपाल संतुलन बनाने की नीति अपनाने की कोशिश कर रहा है और इसे स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कहा जाता है। यानी कि भारत हमें सुरक्षा दे, स्थिरता दे और पारंपरिक प्रभाव दे, चीन हमें रणनीतिक पहुंच दे, आर्थिक प्रभाव हम मजबूत करे और राजनीतिक प्रसार जो है प्रभाव विस्तार जो है करे। नेपाल चाहता है कि चाइना और इंडिया दोनों के साथ लाभ कमाए, लेकिन किसी एक के ऊपर जो है पूर्ण जो है वो निर्भर ना हो। और यही कारण है कि बालेन शाह की विदेश नीति आने वाले समय में बैलेंसिंग एक्ट पर निर्भर करेगी। यदि वह संतुलन बनाए रखने में सफल होते हैं तो नेपाल अपनी रणनीतिक स्थिति का लाभ उठा सकता है। लेकिन यदि आंतरिक अस्थिरता बढ़ती है तो नेपाल बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा का जो है वो मैदान बन जाएगा। हो सकता है भविष्य में नेपाल कोल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा केंद्र जो है वो बन जाए। साथियों, नेपाल की जेनजी की अगर हम बात करें तो नेपाल की जेनजी को अगर हम देखें तो इसने जो है राजनीति में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में डिजिटल पॉलिटिक्स और यूथ मोबिलाइजेशन देखा है। यह केवल पारंपरिक चुनावी राजनीति नहीं थी, यह एक नई राजनीतिक संस्कृति का उदय भी था जिसमें सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई।
इन्फ्लुएंसर पॉलिटिक्स उभरा, युवाओं को सीधी भागीदारी मिली और नेशनलिज्म और डिजिटल नैरेटिव के जरिए जो है इसको काफी मजबूत किया गया। बालेन शाह इस राजनीतिक लहर का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। उन्होंने पारंपरिक राजनीतिक रैलियों से ज्यादा सोशल मीडिया, ऑनलाइन मैसेजिंग, यूथ एंगेजमेंट पे भरोसा किया और यही कारण था कि नेपाल का नया पीढ़ी जो है उन्हें सिस्टम ब्रेकर के रूप में देखा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या जेनजी पॉलिटिक्स केवल विरोध और आंदोलन तक सीमित है? वह स्थिर और प्रभावी शासन भी दे सकता है, क्योंकि प्रोटेस्ट करना और गवर्नमेंट चलाना दोनों बिल्कुल अलग काम है। गवर्नेंस के लिए केवल लोकप्रियता नहीं बल्कि संस्थागत समझ होना चाहिए, प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, राजनीतिक संतुलन और दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत है। और यही चुनौती अब नेपाल की नई राजनीति के सामने खड़ी हुई है कि यह सवाल है कि केवल नेपाल तक ही बात सवाल जो है वो सीमित नहीं है। पूरे साउथ एशिया में अब युवा राजनीति, डिजिटल मोबिलाइजेशन और एंटी स्टेब्लिशमेंट मूवमेंट तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए नेपाल आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र के लिए एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट का अखाड़ा बना हुआ है। इंडिया के लिए नेपाल केवल एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि रणनीतिक सांस्कृतिक सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है। अगर भारत को नेपाल की आंतरिक राजनीति पर लगातार नजर रखनी पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि बढ़ती इंडिया सेंटिमेंट्स, चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता और सीमा से जुड़े विवाद जो हैं, इन सभी का सीधा असर भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और हिमालयी रणनीति पर पड़ सकता है। लेकिन विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि नेपाल को केवल दबाव की राजनीति से नहीं संभाला जा सकता। भारत के लिए सबसे प्रभावी रणनीति होगी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, एनर्जी कॉपरेशन, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और कल्चरल रिलेशन को जो है मजबूत किया जाए। भारत और नेपाल के रिश्ते केवल सरकारों पर आधारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, जो उन्हें जोड़ रहे हैं, वो साझा इतिहास है, धार्मिक संबंध है, पारिवारिक रिश्ते हैं, खुली सीमा है और गहरी सांस्कृतिक निकटता है। इसलिए नेपाल को दबाव से नहीं बल्कि विश्वास, सहयोग और सम्मान के जरिए जो है वो भारत की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। और यही आने वाले समय में भारत की सबसे महत्वपूर्ण हिमालयन स्ट्रेटजी भी होगी। साथियों, बालेन शाह की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है। बालेन शाह की कहानी के बारे में अगर हम बात करें तो बालेन शाह जो है वह यूथ रिवॉल्यूशन की, पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन की, गवर्नेंस क्राइसिस की और साउथ एशिया जियोपॉलिटिक्स की जो है एक नेता की कहानी है। नेपाल आज एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पे खड़ा है। यदि बालेन शाह रिफॉर्म डिलीवर कर पाते हैं तो नेपाल नई दिशा में जा सकता है, लेकिन यदि इनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो इसका असर भारत, चीन, हिमालय क्षेत्र और पूरे साउथ एशिया के ऊपर पड़ेगा। साथियों, क्या आपको लगता है कि बालेन शाह नेपाल को बदल पाएंगे या फिर नेपाल फिर राजनीतिक रूप से अस्थिरता के दौर में जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।